वेलकम ऑल द व्यूअर्स। आज का जो लेक्चर है वो दो तीन वीआईपी व्यूअर्स हैं, बल्कि वीवीआईपी व्यूअर्स हैं। उनका बराबर बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन रहता है, लगता है रिसर्च करके क्वेश्चन खोज करके रखे रहते हैं। तो सबसे पहले उनका हम उत्तर देंगे और बाकी समय बचेगा तो और कुछ लोगों का उत्तर देंगे। और मुख्य रूप से जो दोनों वीवीआई का प्रश्न है वो प्रश्न है इंडियन सक्सेशन एक्ट से संबंधित। उसमें सबसे पहला तो प्रश्न का तो आंसर मैंने दे दिया है व्हाट्सएप पर ही। ये जितेंद्र भारद्वाज एडवोकेट हैं गया के। इन्होंने प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लेक्चर कहा था कि पीडीएफ पर भेजिए। तो पीडीएफ पर उनका मांगने का जो तरीका था, हालांकि उन्होंने लिखा है कि हम आपका वीडियो सुनते हैं, हम स्टूडेंट हैं, आपके स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं और अपने आप को स्टूडेंट मान रहे, हमारा अच्छी बात है और सुनते हैं तो अच्छी बात है। इसका लाभ आपको मिलेगा, ज्ञानवर्धन होगा और उस ज्ञान को आप कल्याण में लगाइए, अपने मौखिक के कल्याण में लगाइए और अपने प्रोफेशन में भी उसका लाभ उठाइए। इसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप पीडीएफ में मांग रहे हैं तो इसका कोई क्या सेंस हमको समझ में आया। पीडीएफ में तो कोई टाइप मैटर जाता है, तो मेरा टाइप क्या हो तो है नहीं। लेकिन एक प्रावधान है, यूट्यूब पर आप जाइएगा और अगर आपके मोबाइल में ऐसा ऐप है तो जो जो हम बोले हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में अगर जाए, यूट्यूब पर जा करके हमारे वीडियो लेक्चर के सामने ट्रांसक्रिप्शन में आपके आवेगा बटन, तो टच कीजिएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन में जाने के बाद जितना भी हम बोलते कि हम सब टाइप हो जाएगा, हिंदी अंग्रेजी जो भी बोल रहे हैं सब टाइप हो जाएगा और टाइप होने के बाद उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको है तो आप खुद कर सकते हैं, अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आप किसी जानकार लोगों से मदद लेके कर सकते हैं। इसलिए अगर ये संभव है तो हो सकता है। मेरे पास जो भी हम लेक्चर दे रहे हैं कोई रिटर्न मेरे पास नहीं है, कोई लिखा हुआ मेरे पास नहीं है जिसको कि देख करके हम पढ़ते हैं या बोलते हैं। इसलिए पीडीएफ में होने का सवाल नहीं है। वो जो भी है मैटर मेरे पास वो सब लेक्चर के रूप में है, जो हम आप लोग के क्वेश्चन के जवाब में लेक्चर देते हैं या एकेडमी में जो पढ़ाते हैं जजेज लोग को, जुडिशियल ऑफिसर लोग को, वो सब लेक्चर है, वही यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। तो आपके रिक्वेस्ट को देखते हुए मेरा तो प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर आप खोजिएगा तो लगभग 17-18 लेक्चर है। लेकिन आपको हमने, जितेंद्र भारद्वाज जी, आपको हमने किया था इन्फॉर्म, व्हाट्सएप पर आपको हमने जवाब ही दे दिया कि लगभग 7 लेक्चर प्रोवेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर अवेलेबल है। आपको भी सजेस्ट किया था कि आप जाइए यूट्यूब पर जाइए, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी चैनल का नाम है, इस चैनल को खोलिए। अगर चैनल को खोलने में या नाम लिखने में दिक्कत होता है, बहुत सारे लोग स्पेलिंग गलत लिखते हैं, इसलिए हम फिर से दोहरा देते हैं। अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटीज प्लुरल में दीजिएगा तब खुलेगा। अगर ये खोलने में दिक्कत हो रहा है या स्पेलिंग में गलती हो रहा है तो आप अगर ये लिख दीजिएगा RKP सिंह लेक्चर सीरीज, तो वो आपका चैनल खुल जाएगा। और उस चैनल खोल करके आप देखिएगा यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में टॉपिक बना हुआ है, सबका हेडिंग या सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें आप प्रोवेट और एलए करके खोजिएगा। तो अलग अलग संदर्भ में डिफरेंट कंटेक्स्ट में प्रोवेट और एलए के बारे में अलग अलग लेक्चर दिया गया है, वो सब अवेलेबल है। तो करीब 16-17 लेक्चर में मुख्य लेक्चर जो आपके काम का ज़्यादा है या जानकारी के लिए ज़रूरी है, 8 लेक्चर का हमने लिंक आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है। यानी कि पूरा वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आपके व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, आप 1 बाई 1 करके देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसलिए आपके प्रश्न का सारा उत्तर हो गया। लगभग 8 लेक्चर मैंने आपको भेज दिया है, इसके अलावा 8, 9 या 10 लेक्चर और होंगे, आप खोज सकते हैं। अगर इतना लेक्चर भी आप सुन लिए होंगे या सुन लीजिएगा तो प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी केस कर रहे हैं या करेंगे या केस मिलेगा आगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। करीब करीब हर तरह के समस्याओं का समाधान के लिए उसमें बताया गया है। इसलिए भारद्वाज जी, आप अपने भी इसका लाभ उठाइए और अपने इष्ट मित्रों या अन्य वकील मित्रों को दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार कीजिए, चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाइए और इसका लाभ उठाइए।
हाँ, और जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है पहले आप खोजिए, अगर नहीं मिलता है तो पर्टिकुलर टॉपिक पर और पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप जो चाहते हैं वो लेक्चर के बारे में आप प्रश्न कीजिएगा कि ऐसा लेक्चर है कि नहीं, तो हम उसका लिंक आपको भेज सकते हैं, जैसे कि आज हम लिख रहे हैं। अगर आपसे नहीं मिलेगा तो एक आध लेक्चर, बार बार हम नहीं ऐसा कर सकते हैं, एक आध बार अगर कोई ज़रूरी कोई लेक्चर खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है आपसे, तो आप किसी का जानकार लोग से मदद लीजिए, सब मिल जाएगा। अगर आप खुद नहीं जानते हैं या समय नहीं दे पाते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन अगर प्रयास कीजिएगा, एक बार खोल लीजिएगा, एक बार किसी जूनियर कलीग से या अपने बच्चों से भी सीख सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं व्हाट्सएप और यूट्यूब पर, मोबाइल में बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जो नहीं समझ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कत होती है। हम भी स्वयं खुद नहीं जानते थे, जब हम लेक्चर देते थे एकेडमी में तो जुडिशल अफसर लोगों ने ही प्रॉम्प्ट किया और लोगों ने रिक्वेस्ट किया, और बल्कि उसी में से कुछ लोगों ने प्रयास किया, तब यूट्यूब चैनल प्रारंभ हुआ और वो सब लेक्चर अपलोड होने लगा। हालांकि जितना लेक्चर मेरा है एकेडमी में अवेलेबल, सभी लेक्चर हमको मिला नहीं अपलोड करने के। मुख्य रूप से वही लेक्चर अपलोड हुआ है जो कि ऑनलाइन क्लास लिए है या फिजिकल क्लास में कुछ रिकॉर्ड हुआ है, अलग से रिकॉर्ड हुआ है। एक तो एकेडमी में रिकॉर्ड हुआ, एकेडमी का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ एक ही अपलोड हुआ है, जो लेक्चर है 2 घंटा 40 मिनट का, हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ ऑफ बिहार। वो ऑनलाइन क्लास लिया गया था और 2 घंटा 40 मिनट का क्लास था। वो हुआ है आपका लेक्चर एकेडमी में रिकॉर्ड हुआ और एकेडमी का रिकॉर्डेड लेक्चर ही अपलोड हुआ है। बाकी लेक्चर जो है एकेडमी में रिकॉर्ड हुआ लेकिन अपलोड हुआ है वो हमारे सिस्टम से, हमारे सिस्टम में भी वो रिकॉर्ड हुआ साइमल्टेनियसली और तब अपलोड हुआ है। इसलिए अगर वैसा लेक्चर जो आपको नहीं मिले तो किसी के सहायता से खोजिए। आप टॉपिक या हेडिंग के हिसाब से खोजिएगा तो मिल जाएगा, जिस सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं। तो ये रहा जितेंद्र भारद्वाज जी का, और वो बहुत उनका जो प्रश्न था मेन था प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था, तो सारे प्रश्नों को पढ़ने और बताने की आवश्यकता नहीं है। और वो मुख्य रूप से वो पीडीएफ मांग रहे थे, तो वो पीडीएफ तो अवेलेबल है नहीं, तो पीडीएफ का सवाल नहीं है, उसका उपाय बता दिया। ट्रांसक्रिप्शन में जाइएगा तो अब टाइप हो जाएगा, तो आप अपना प्रिंटेड कॉपी निकाल के रख सकते हैं, उससे आप लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए, आप अधिवक्ता हैं तो आप सुन करके समझ लीजिए, यही काफ़ी है। और धीरे धीरे तो हम बोलते हैं, उसमें से बहुत सा ऐसा भी रूलिंग ही बताए हैं, एक लेक्चर में कई रूलिंग वगैरह भी बताए हैं, तो आप आसानी से नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप बाद में उसको पढ़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक और है अभिषेक जी, ये भी बहुत बराबर तरह तरह का प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इनको भी हम VVIP श्रोता के कैटेगरी में रखे हैं। लेकिन ये कहीं भी अपना पेशा और पता सही से नहीं लिखे, अभी तक नहीं मिला हमको, सीधे अभिषेक अपना नाम लिखें, लेकिन ये बराबर एक सवाल लिख देते हैं मार्गदर्शन। तो इसका भेद है, मार्गदर्शन क्या है, मार्गदर्शन क्या कर सकते हैं, एक एक्चुअल कोई प्रॉब्लम रहा स्पेसिफिक, उसके बारे में फैक्ट्स दिया हुआ है और डिटेल्स जानकारी रहेगा तभी हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आप एक कोई सवाल कर सकते हैं, बहुत सारा लीगल और टेक्निकल सवाल यही पूछे, इसलिए VVIP के कैटेगरी में, जिससे हमको लगता है कि अभिषेक जी भी एडवोकेट है। जुडिशियल ऑफिसर अगर होते तो इस तरह का भेद नहीं पूछते और इस तरह से मार्गदर्शन, वो जुडिशियल ऑफिसर लोग जनरली पूछते हैं तो प्रॉब्लम बेस्ड पूछते हैं, वो प्रॉब्लम अपना रखते हैं और उसका फैक्ट्स रखते हैं कि इस ये फैक्ट्स है, इसमें ये प्रॉब्लम है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या करना चाहिए या लॉ क्या कहता है। इसी तरह से प्रश्न में क्लैरिटी होना चाहिए, आपको बराबर कहें अभिषेक जी, आगे से ध्यान दीजिएगा। अभी लास्ट आपका बहुत सारा प्रश्न है जिसका व्हाट्सएप पर भी हमने आपको जवाब दिया है, और पहले का प्रश्न का जो टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट पर सब था वो लॉ का सभी पर हमने रिप्लाई दे दिया है। अब मेरे पिछला लेक्चर में जो आपका क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है आप सुने होंगे तो आपको मिल गया होगा आपके सवाल का जवाब। अगर नहीं सुने अब तक तो पिछला 2, 3, 4 लेक्चर सुन लीजिए, सभी लेक्चर में आपका सवाल का जवाब मिलेगा, या तो एक लेक्चर में मिलेगा या 2 लेक्चर में। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति का 4 सवाल है, एक आध सवाल छूट गया गलती से, तो उसको अगले लेक्चर में उसको भी हम कवर कर देते हैं। तो जहाँ तक हमको याद है आपका सभी सवाल का जवाब दिया गया है, जितना भी क्वेश्चन आपने किया है सब ऑल लीगल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स का जो भी प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है यूनिटी ऑफ टाइटल एंड पोजीशन
का क्या कंसेप्ट है और मार्गदर्शन। तो इसके लिए मार्गदर्शन और कंसेप्ट एक लाइन का जो आप प्रश्न छोड़ दिए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा है, इस पर तो घंटों बोला जा सकता है और इसका कोई अंत नहीं होगा। जिसके पास जितनी विद्वता है उतना इसके बारे में बात कर सकता है, लेकिन आपको एक एकेडमिक रूप से जानकारी की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक जानकारी की आवश्यकता है। एकेडमिक रूप से जानकारी की आवश्यकता होगी तो कभी सेमिनार इस पर होगा, कभी कुछ होगा, तो उसमें सिंपोजियम होगा, उसमें आप भाग लीजिए, या कभी क्लास एकेडमी में चल रहा हो और वहाँ पर आप अनुमति लेकर के आप क्लास अटेंड कीजिए। वहाँ पर भी डायरेक्टर अलाउ कर देते हैं कुछ लोगों को स्पेशल केस में परमिशन, और अगर हमारा क्लास रहेगा तो हम परमिशन दे देंगे, तो आप वहाँ भी आकर के सुन सकते हैं। लेकिन अभी के जो आपका प्रश्न है, यूनिटी ऑफ टाइटल एंड पोजीशन, जनरली प्रॉपरली बोला जाता है, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइटल एंड कम्युनिटी ऑफ पोजीशन। ये कंसेप्ट कहाँ से आया है? ये हिंदू लॉ का कंसेप्ट है और ये ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट है। ज्वाइंट फैमिली का मतलब यही है, लॉ में प्रिजम्पशन है हिंदू लॉ में कि एवरी हिंदू फैमिली, जैसे हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, इसका मतलब है कि हम ज्वाइंट हैं, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो एवरी हिंदू फैमिली इज ज्वाइंट, दिस इज लीगल प्रिजम अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव, यानी कि जो व्यक्ति कहता है कि बंटवारा हो गया उसको ही प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि हम 2 भाई हैं और हम हिंदू हैं, या 4 भाई हैं, तो माना जाएगा कि हम ज्वाइंट हैं। तो हिंदू फैमिली में ज्वाइंट में क्या होता है? ज्वाइंटनेस में जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी होता है, कोपार्सनर्स के बीच में, अगर आप वकील हैं तो आप कोपार्सनर भी समझते हैं, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी समझते हैं, और हिंदू ज्वाइंट फैमिली, तो दोनों में भी फर्क है, बारीक डिस्टिंक्शन है। कोपार्सनर जो हुआ नैरो सेंस में हुआ, अब कोपार्सनर्स 4 डिग्री तक मेल डिसेंडेंट्स कोपार्सनर कहलाते हैं। से दादा हुआ, दादा का लड़का हुआ, उसका फिर लड़का हुआ, फिर उसका लड़का हुआ, 4 डिग्री तक जो मेल डिसेंडेंट्स रहते हैं कोपार्सनर्स कहलाते हैं, तो उसको कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कहते हैं। और कोपार्सनर्स का शेयर जो होता है वो डिफाइंड नहीं रहता किसका कितना। उसी तरह के ज्वाइंट फैमिली में मेंबर्स होते हैं, कोपार्सनर्स के अलावे अदर मेंबर्स भी होते हैं, जो फीमेल मेंबर्स भी हो सकते हैं ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली में किसी भी मेंबर का शेयर अनप्रिडिक्टेबल होता है, और ये जो होता है फ्लक्चुएटिंग करते रहता है, फ्लक्चुएटिंग शेयर है। इट इज लाइबल टू बी इंक्रीज एंड लाइबल टू बी डिक्रीज, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करने का कारण क्या है कि अगर ज्वाइंट फैमिली में किसी एक कोपार्टनर का डेथ हो जाता है या किसी एक सदस्य का डेथ हो जाता है, तब बाकी रिमेनिंग जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी क्या है, जो लॉ पुराना सर्वाइवरशिप था कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में, वो था कि अदर सर्वाइविंग कोपार्टनर्स जितने हैं उनके ऊपर चला जाएगा। 1956 एक्ट जो आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके पहले का जो कंसेप्ट था कोपार्टनरी प्रॉपर्टी का, उसके हिसाब से लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप लागू होता था। लेकिन जब फीमेल एयर का राइट आ गया 1956 में, खास करके डॉटर का आ गया, तो कोपार्टनरी का कंसेप्ट खत्म हो गया। जैसे ही एक कोपार्टनर का डेथ हो जाता है तो वो डिसरप्शन माना जाता है फैमिली में, और उसका शेयर डिफाइंड हो जाता है, जिसको नोशनल पार्टीशन बोलते हैं, और उससे वो शेयर डिफाइंड हो जाता है। तो वो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट होता है कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में, ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। तो अगर एक मान लीजिए कि 4 भाई है और 4 भाई का ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, एक भाई मर गया, तो अगर अभी जिंदगी में बंटवारा करता था 4-4 आना 4 भाई का हिस्सा होता। अगर एक भाई मर गया और उसका और कोई वारिस नहीं है, तो जो सर्वाइविंग कोपार्टनर्स है या उसका भाई है, तो उन लोग का हिस्सा बढ़ जाएगा, तो उन लोग का 1 तिहाई हो जाएगा। अगर 4 भाई है, एक 5वां भाई पैदा हो गया, तो अभी 4 आना जो था यानी कि 25 पैसा था, तो 5वां भाई के पैदा हो जाने से उन लोग का हिस्सा 20 पैसा हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करते रहता है, इट इज लाइबल टू इंक्रीज एंड लाइबल टू डिक्रीज। इंक्रीज कब करता है? जब कोई मेंबर मरता है ज्वाइंट फैमिली का, ये कोपार्टनर मरता है, या कमता कब है? जब जन्म लेता है। तो इसके पहले क्या होता है? यूनाइटेड रहता है, सभी का सभी प्रॉपर्टी पर बराबर हक है।
कॉमन टाइटल है तो उसी को बोलते हैं यूनाइटेड है, माने इजमाल है, यूनिटी ऑफ टाइटल। टाइटल का कोई अलग से व्याख्या नहीं कर सकता है, एक साथ है और एकजुट है। जैसे आप समझिए कि हाथ में 5 उंगली है तो 5 उंगली अलग अलग है, लेकिन जब मुट्ठी आप बांध लेते हैं तो वो मुट्ठी आपका 5 उंगली एक साथ जुट करके मिल जाता है, एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जाता है मुट्ठी का। ऐसे हथेली का आइडेंटिटी अलग है, हथेली के आइडेंटिटी को अगर ऐसे आप दिखाते हैं तो 5 उंगली का अलग अलग अपना अस्तित्व दिखाई पड़ता है। आप देखते हैं कि कौन रिंग फिंगर है, कौन मिडिल फिंगर है, कौन स्मॉल फिंगर है, कौन थंब है, कौन फोर फिंगर है, सब दिखाई। लेकिन अगर आप मुट्ठी बांध लेते हैं तो 5 उंगलियों का सेपरेट एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, सब यूनाइटेड हो गया। तो ये समझिए कि यूनिटी ऑफ टाइटल क्या है, 5 भाई हैं, 5 उंगली को आप मानिए 5 भाई हैं परिवार में, तो 5 का टाइटल एक साथ मिला हुआ है, वो टाइटल मिला हुआ और 5 का कब्जा भी एक साथ मिला हुआ। यानी कि अगर 5 बीघा जमीन है और 5 भाई है तो 5 बीघा के हर एक इंच पर, हर एक भाग पर हर एक का कब्जा और हर एक का हिस्सा है, हर एक का भाग है। माने एक एक इंच पर एक एक जो भी उसका पोर्शन है प्रॉपर्टी का, अगर इनमेवूड प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, दलान है, जमीन है, खलियान है, खेती है, जो भी है, तो सब पर सबका कब्जा है और सब में सबका हिस्सा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइटल। टाइटल सेपरेट नहीं किया हुआ है। और यूनिटी ऑफ पोजेशन बोलते हैं, इसे प्रॉपर्ली उसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑफ पोजेशन, यानी कि सभी का कॉमन पोजेशन है। टाइटल तो यूनाइटेड है और पोजेशन भी कॉमन है। तो कोई व्यक्ति ने सभी कह सकता है, 5 भाई है मान लीजिए, एक भाई पटना में रहता है, एक भाई लंदन में रहता है, एक भाई अमेरिका में रहता है, एक भाई इंग्लैंड दिल्ली में रहता है, तो कोई भी एक भाई गाँव में रहता है, तो सभी भाई कहेगा कि आई एम इन पोजेशन ऑफ माई ज्वाइंट प्रॉपर्टी। तो एक का पोजेशन दूसरे के पोजेशन के, एक्चुअल फिजिकल पोजेशन इज नॉट नेसेसरी। वन कोपार्टनर इज डीम्ड टू बी इन पोजेशन थ्रू अदर कोपार्टनर। एक कोपार्टनर का अगर कब्जा है, यानी कि अगर घर में एक व्यक्ति है कर्ता जिसको मानते हैं, अगर कर्ता का कब्जा है तो इसका माने सभी व्यक्ति का कब्जा है। कर्ता का कब्जा ऑन बिहाफ ऑफ ज्वाइंट फैमिली। तो पोजेशन ऑफ वन member of the joint family और possession of one of the co-partner is possession of other members। इसीलिए कम्युनिटी ऑफ पोजेशन है। पोजेशन अलग अलग नहीं किया, सेपरेशन नहीं किया हुआ है, सेपरेट नहीं है। सेपरेशन कब होगा? जब पार्टीशन होगा। पार्टीशन कब होगा? जब शेयर डिफाइन होगा। तो 2 तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल सेवरेंस ऑफ स्टेटस या सेपरेशन ऑफ शेयर, और जो नोशनल पार्टीशन होता है या डिमांड फॉर पार्टीशन होता है। अगर कोई कोपार्टनर एक्सप्रेस करता है अनइक्विवोकल इंटेंशन टू पार्टीशन, अगर वो डिमांड करता है कि हमको बंटवारा कर दिया जाए, तो उसी समय शेयर डिफाइन हो जाता है। या कोई कोपार्टनर मर जाता है तो सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से नोशनल पार्टीशन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा नोशनल पार्टीशन? कि वो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में उसका कितना शेयर था ये निकालने के लिए, तभी ने उसके जो एयर्स होंगे वो हिंदू सक्सेशन एक्ट कब लागू होगा? जब कोई कोपार्टनर मरेगा, कोई हिंदू मेल मरेगा या कोई हिंदू फीमेल मरेगी इंटेस्टेट, यानी कि कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट लिखे हुए बगैर मर जाएगा, तब उसका शेयर उसके वारसान पर कैसे डिवॉल्व करेगा इसको बताता है। इसलिए उसका शेयर निकालना पड़ेगा। जैसे उदाहरण दिया, 5 भाई है, 5 भाई में मान लीजिए 5 बीघा जमीन है। अब एक भाई मर गया, अब वो मर गया तो उसकी पत्नी भी है, उसकी बेटी भी है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट वही कहता है, जब कोई क्लास 1 फीमेल एयर या उससे क्लेम करने वाला अदर एयर है, तब वो लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप अप्लाई नहीं करेगा, तो लॉ ऑफ सक्सेशन अप्लाई करेगा। हिंदू के केस में सेक्शन 8 अप्लाई करता है मेल के केस में, और फीमेल के केस में सेक्शन 15 अप्लाई करता है। तो उसके लिए सेक्शन 6 के हिसाब से नोशनल पार्टीशन यानी कि काल्पनिक पार्टीशन माना जाता है। वो काल्पनिक पार्टीशन का पर्पस है ये, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इंटरेस्ट और शेयर ऑफ ए कोपार्टनर हु डाइड ड्यूरिंग द ज्वाइंटनेस ऑफ द ज्वाइंट फैमिली लिविंग ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी और शेयर इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपना शेयर छोड़ के मर गया
तो उसके वारिस को क्या मिलेगा? तो जो उसका शेयर होगा, तो अभी तक पांचों भाई में बंटवारा हुआ नहीं था, तो उसका जब तक बंटवारा नहीं होता तो हम कैसे कहते पांचों भाई का बराबर बराबर होगा, तो 20-20 पैसा होगा। मान लीजिए कि उसका 100 बीघा जमीन था, तो 100 बीघा जमीन था, तब 20 पैसा में 20 बीघा उसका जमीन होगा। तो 20 बीघा जमीन उसके बेटा बेटी और जो भी उसकी पत्नी माँ वगैरह जो भी उसके जो वारसान है, क्लास 1 ईयर और क्लास 2 ईयर का जो कंसेप्ट बना हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्लास 1 ईयर में है तो क्लास 1 ईयर होगा, अगर क्लास 1 ईयर नहीं है तो क्लास 2 ईयर होगा। उसमें सब लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से होगा। तो अब देखना होगा कि उनका 20 बीघा कैसे निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए कि उनका कितना शेयर होता है, ये माना जाएगा कि मरने के इमीडिएटली पहले उन्होंने बंटवारा कर लिया। तो अगर बंटवारा कर लिया तो 5 भाई है, पांचों भाई बंटवारा कर लेते तो 20-20 बीघा हो जाता। तो इसका माने उनका शेयर हो गया 20 बीघा। अब वो 20 बीघा में वो मर गए, तो उनकी पत्नी है, उनका एक बेटा है, एक बेटी है, तीनों का बराबर हिस्सा होगा। तो वो 20 बीघा में फिर 3 हिस्सा लगेगा। तब ये जो नोशनल पार्टीशन कहता है, इमेजिनरी पार्टीशन कहता है कि ये माना जाएगा कि मरने के पहले उनके परिवार में बंटवारा हो गया था। अब बंटवारा हुआ तो बंटवारा में उनको कितना शेयर के इंटाइटल थे। जीवन में अगर बंटवारा करते तो जितना जीवन में मिलता उतना ही मरने के बाद नोशनल पार्टीशन उनका शेयर माना जाएगा। तो वो 5 भाई हैं, इसलिए 5वां शेयर उनका हो गया 1/5 यानी कि 20 पैसा। अब 20 पैसा जब उनका मालूम हुआ तब उनके वारसान के ऊपर बंटवारा करने में अब आसानी होगा। अगर वही कोई फीमेल एयर नहीं रहता तो लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप, पुराना जो हिंदू लॉ का कंसेप्ट था अदर देन हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप के हिसाब से सर्वाइविंग को पार्टनर यानी जो को पार्टनर जीवित है, यानी कि उनके 4 भाई जो जीवित हैं, वो चारों पर चला जाएगा। तो ये इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ टाइटिल एंड यूनिटी ऑफ पोजेशन ही लोग बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर है यूनिटी ऑफ टाइटिल एंड कम्युनिटी ऑफ पोजेशन। ये ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट है। जैसे ही हम कहते हैं कि फैमिली ज्वाइंट है, या कहते हैं हिंदू फैमिली है तो ज्वाइंट है, ज्वाइंट है तो अपने आप ऑटोमेटिकली कंसेप्ट हो जाता है यूनिटी ऑफ टाइटिल एंड कम्युनिटी ऑफ पोजेशन। अब इसमें आप कहते हैं मार्गदर्शन, इसमें मार्गदर्शन क्या करें? अगर ये बात आप इतना नहीं समझते हैं तो इसमें और कुछ मार्गदर्शन नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए हम आपको हिंट दिए हैं, जितना बताए हैं, तो आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को बढ़िया से पढ़िए। नहीं तो मुल्ला का हिंदू लॉ पढ़िए, उसमें कोपार्सनरी प्रॉपर्टी पढ़िए, और हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी पढ़िए। मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में पढ़िए। दया भाग का अलग कंसेप्ट है, उस पर अलग है। तो यूनिटी ऑफ टाइटिल एंड कम्युनिटी ऑफ पोजेशन आप समझ गए। इस पर इससे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है इस यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर में। हाँ, अगर क्लासरूम में कोई प्रश्न होता है इस पर, अगर आप प्रश्न पूछते, क्लास अटेंड करते, तो उस पर आपको हम बता सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट VVIP हमारे श्रोता हैं और बहुत विद्वान हैं, सुरेश शर्मा जी। इनका प्रश्न उसी तरह से लगता है कि खोजते रहते हैं और खोज करके प्रश्न रखते हैं, और प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट से ही संबंधित है। इनका इंडियन सक्सेशन एक्ट से संबंधित है। जैसे जितेंद्र भारद्वाज जी ने बहुत सारा झड़ी लगा दिया था, और अंत में हमने पीछा छुड़ाया उनसे 8 लेक्चर वीडियो उनको हम भेज करके, कहा कि उनका जितना था, जितना जानना चाहते थे वो एक लेक्चर में संभव नहीं है, वो 10-20 लेक्चर का मैटर भी है, और सारा चीज़ बताना समझाना पॉसिबल नहीं है। तो सुरेश शर्मा जी लिखते हैं 276 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से किसी केस में, आप पता नहीं इनका काल्पनिक है, ये अपने कल्पना से लिखे हैं या किसी केस में देखे हैं, जैसा कि लिखते हैं उससे तो हमको ऐसा अंदाज नहीं लगता कि ऐसा कोई कोट करेगा। इनका लिखने का प्रश्न में लिखते हैं, अब वर्बेटिम हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए कि मेरे पास प्रिंट नहीं है, हम उनका प्रश्न पढ़े हैं, उसको शॉर्ट में हम बता रहे हैं। शर्मा जी अगर सुन रहे हैं तो अगर हम कुछ छूट जाएगा, आप कुछ गलती से बोल रहे हैं तो अगला प्रश्न में आप हमको करेक्ट कर सकते हैं। आपका प्रश्न जो हमने पढ़ करके समझा है, अभी हमारे पास प्रिंट नहीं है उसका, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। आपका जो लैंग्वेज जैसे लिखा आपने नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपका पढ़ करके हम समझें उसके हिसाब से आपने लिखा है कि किसी केस में 276 में एप्लीकेशन पड़ा जिसमें प्रेयर था प्रोवेट और एले ग्रांट करने के लिए, और प्रेयर सिर्फ किया था कि हमको प्रोवेट दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने
दोनों ग्रांट कर दिया, प्रोवेट भी ग्रांट कर दिया और एलए भी ग्रांट कर दिया। तो आपका प्रश्न है कि ग्रांटिंग एलए अमाउंट्स टू मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, इस पर हमारा व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, पहले तो हमको ये विश्वास ही नहीं होता है, आज तक हमने ऐसा कोई जुडिशियल ऑफिसर को नहीं देखा है कि एक ही ऑर्डर में प्रोवेट भी ग्रांट कर दे और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट कर दे। अगर कोई ग्रांट किया होगा तो कहीं कुछ में मिस्टेक हुआ होगा, या और कोई विशेष कारण रहा होगा, या कोई न्यूली प्रमोटेड कोई ऑफिसर होंगे और उनको जानकारी नहीं मिला होगा, या वकीलों के द्वारा भी प्रॉपर असिस्टेंस नहीं हुआ होगा, या कभी कभी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुराने वकील लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं या जुडिशियल ऑफिसर को कंफ्यूज कर देते हैं अपने जानकारी नहीं रहने के कारण, या कोई मिस इंटरप्रिटेशन के किसी चीज़ को समझने के कारण। 276 में क्यों गड़बड़ी होती है, पहले ये शर्मा जी समझिए, और इसमें लोग क्यों धोखा खाते हैं। 276 को आप ध्यान से पढ़िएगा तो बेसिक चीज़ क्या है आज, और हमारा पहले का पुराना लेक्चर है उस सब में बहुत सारा डिटेल में बताया हुआ है, फिर भी यहाँ पर हम शॉर्ट में बता देते हैं। प्रोवेट और एलए ग्रांट करने का एक ही सेक्शन है 276। वो कब, जब विल होगा, यानी कि विल का प्रोवेट होता है और विल का ही लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर विल है, किसी टेस्टेटर ने विल लिखा है, तो प्रोवेट और एलए दोनों जो होगा वो होगा 276 में पिटीशन पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोवेट कब होगा और एलए कब होगा। तो पहला कंडीशन है अगर विल है तो प्रोवेट होगा। दूसरा कंडीशन है अगर विल है और विल में नेम्ड एक्सक्यूटर है या अपॉइंटेड एक्सक्यूटर है, तो सेक्शन 222 इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से तब प्रोवेट होगा। जब प्रोवेट होगा तो एलए नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा, और दोनों का मकसद एक ही है, कोई अलग नहीं है, नाम अलग है टेक्निकलिटी की वजह से, लॉ के प्रोविजन की वजह से। 222 बार करता है, 222 कहता है कि प्रोवेट कैन बी ग्रांटेड ओनली द नेम्ड एक्सक्यूटर अंडर द विल। अगर विल में नाम लिया हुआ है और विल के द्वारा ही अपॉइंट किया गया होगा एक्सक्यूटर, तो वो एक्सक्यूटर को ही कोर्ट प्रोवेट ग्रांट करेगा। अदर देन एक्सक्यूटर को प्रोवेट नहीं ग्रांट किया जा सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसलिए अगर किसी विल में अपॉइंटेड एक्सक्यूटर नहीं है और एक्सक्यूटर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, और नेसेसरी इम्प्लीकेशन से भी पता नहीं चलता है कि कोई इम्प्लाइडली एक्सक्यूटर बहाल किया जा चुका है कंटेंट्स ऑफ द विल से, उसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं। अगर अलग से डॉक्यूमेंट है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इम्प्लाइडली होना चाहिए। या तो उसमें लिखा होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति को हम एक्सक्यूटर बहाल करते हैं, या ये कुछ ऐसा कार्यभार उसको दिया जाए, दिशा निर्देश दिया जाए विल में टेस्टेटर के द्वारा, जिससे लगे कि इसको कुछ ड्यूटी असाइन किया जा रहा है, और उसका नेम्ड एक्सक्यूटर नहीं, यानी कि अपॉइंटेड नहीं, डायरेक्टली अपॉइंटेड नहीं है, लेकिन बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन जो उसको ड्यूटी असाइन किया गया है, जो वर्क असाइन किया गया है, उसके हिसाब से लगता है कि उसको कार्यभार दिया गया है कार्य का संपादन करने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए, काम करने के लिए, कार्यपालन करने के लिए। एक्सिक्यूटिव का माने होता है ना कार्यपालक, तो कार्यपालन एक्सिक्यूशन करना, कार्य का पालन करना, संपादन करना। तो कार्य करने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए अगर टेस्टेटर कोई गाइडलाइन देता है, कोई डायरेक्शन देता है, तो उसको उसी सेक्शन 222 में नीचे में दूसरा पार्ट में लिखा हुआ है कि बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन भी अगर पता चलता है कि अमुक व्यक्ति को डायरेक्शन दिया गया है जो कि एक एक्सिक्यूटर को दिया जाता, इसलिए नट सेल में ये समझा जाए कि अगर सेक्शन 222 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से कोई व्यक्ति विल में एक्सिक्यूटर बहाल किया गया है, तो वही एक व्यक्ति इंटाइटल है प्रोवेट के लिए, उसी को प्रोवेट का पिटीशन फाइल करने का अधिकार है, दूसरे किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं। अगर दूसरा व्यक्ति फाइल कर देता है गलती से, तो कोर्ट उसका प्रोवेट नहीं ग्रांट करेगा, बल्कि प्रोवेट पिटीशन उसका रिजेक्ट कर देगा। एक एस्पेक्ट। लेकिन
अगर जो व्यक्ति प्रोवेट के लिए अप्लाई किया है वो नेम्ड एक्सक्यूटर नहीं है, लेकिन बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन उसके कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए गए हैं, कुछ सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है जिससे लगता है कि उसको कार्यभार दिया गया है टेस्टेटर के द्वारा, तो बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन इम्प्लाइडली वो समझ में आता है कि ये एक्सक्यूटर का काम करने का उत्तरदायित्व जिसको दिया गया है, तो उसको माना जाएगा कि एक्सक्यूटर ही व्यक्ति है। तो वैसे व्यक्ति को भी प्रोवेट मिलेगा। यानी कि प्रोवेट ग्रांट करने के लिए 3 कंडीशन हुआ। पहला कंडीशन की विल होना जरूरी है, दूसरा कंडीशन हुआ कि वो नेम्ड या अपॉइंटेड एक्सक्यूटर होना चाहिए, और ऑल्टरनेटिव हुआ तीसरा ही हुआ कि अगर वो नेम्ड या अपॉइंटेड डायरेक्टली नहीं है तो बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन उसको वर्क ऐसा असाइन किया हुआ है, उसका ड्यूटी ऐसा डिफाइन किया हुआ है जिसके हिसाब से कि इन्फ्लुएंस ड्रॉ हो सकता है कि उसको एक्सक्यूटर का कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। तो 3 में से तीनों कंडीशन रहना जरूरी है। पहला कंडीशन विल का रहना जरूरी है, दूसरा कंडीशन रहना जरूरी है जिसमें आइदर नेम्ड एक्सक्यूटर और बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन, ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो प्रोवेट के लिए अप्लाई करने के लिए वो इंटाइटल है। अगर कोई व्यक्ति दोनों में से किसी कैटेगरी का एक्सक्यूटर नहीं है और वो प्रोवेट के लिए अप्लाई कर देता है तो प्रोवेट पिटीशन सीधा डिसमिस हो जाए, उसको प्रोवेट ग्रांट नहीं किया जाए। अब रहा एले कब होगा? एले होगा तब विल रहना जरूरी है एले के लिए और विल रहना नहीं भी जरूरी है। ये डिफरेंस है। पहला बेसिक डिफरेंस है प्रोवेट एंड एले में कि प्रोवेट के लिए विल रहना हर हालत में जरूरी है, दूसरा एक्सक्यूटर भी रहना जरूरी है, या नेम्ड या इम्प्लाइडली। एले के लिए विल रहना जरूरी नहीं है। अगर विल नहीं है तब बिना विल के लिए भी एले होता है, तो उसके लिए 278 में प्रावधान है। तो 278 में एले कौन फाइल करेगा? जो व्यक्ति को डिसीज्ड के स्टेट में राइट टाइटल इंटरेस्ट है, वो कुछ भी उसका हक पहुंचता है किसी भी प्रकार से, तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। या ऐसा व्यक्ति जो उसके सेफ्टी के लिए, स्टेट के सेफ्टी के लिए, प्रॉपर्टी के सेफ्टी के लिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वॉलंटरली आता है और उसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है उन प्रॉपर्टी के या डिसीज्ड के एयर्स के अगेंस्ट में, वैसे व्यक्ति को, आउटसाइडर थर्ड पार्टी को भी, उसको इंडिपेंडेंट व्यक्ति को भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। तो वो 278 में वो देखा जाएगा कि हु इज कॉम्पिटेंट और नॉट कॉम्पिटेंट। तो इसलिए पहला बेसिक डिफरेंस हुआ, अगर विल है तभी प्रोवेट है, अगर विल है और नेम्ड एक्सक्यूटर या इम्प्लाइड एक्सक्यूटर है तभी प्रोवेट है। अगर विल है और नेम्ड एक्सक्यूटर या अपॉइंटेड एक्सक्यूटर नहीं है तो विल के आधार पर एले होगा 276 में। अगर विल है और विल में लिगेटी बेनिफिशियरी का नाम दिया हुआ है तो जो व्यक्ति लिगेटी है वो 276 में एले के लिए ही अप्लाई करेगा। एले के लिए विल के आधार पर लिगेटी जो है अप्लाई करेगा, जिसको कि प्रॉपर्टी विल से मिला है, वो चाहे 1 पैसा का भी शेयर, कुछ स्लाइटेस्ट भी हो, जो भी। अगर 3-4 व्यक्ति है, 4 लिगेटी है तो चारों मिल के भी अप्लाई कर सकता है, और या चारों में से एक कोई अप्लाई कर सकता है, तो वो उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और विल में कोई फ़र्क नहीं है, टेक्निकली फ़र्क ये नहीं है, फॉर्म में सिर्फ फ़र्क है और कंटेंट्स में फ़र्क है, लेकिन लीगली ये सील ऑफ द कोर्ट है रिगार्डिंग जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस, लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द विल। इसका मतलब हुआ कि विल हैज बीन लीगली एंड वैलिडली एक्सक्यूटेड बाय द टेस्टेटर एंड इट इज इन्फोर्सेबल। ये कोर्ट का सील लग गया, कोर्ट का सील लग गया। तो सील प्रोवेट के फॉर्म में हो सकता है या लेटर, दोनों का पर्पस एक ही है, इसके अलावा कोई अलग डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन तब हो जाता है जब विल नहीं रहता है, तब 278 में जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति में आप उदाहरण से लीजिए, पहला उदाहरण हम देते हैं कि एक आदमी ने प्रोवेट के लिए अप्लाई किया विल के आधार पर, लेकिन वो नेम्ड एक्सक्यूटर नहीं है और लिगेटी भी नहीं है, तो वो
सिर्फ प्रेयर किया प्रोवेट के लिए, तो स्टेट में प्रोवेट पिटिशन उसका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसने ऑल्टरनेटिव प्रेयर कर दिया, या कभी कभी लोअर कोर्ट के कुछ ड्राफ्ट हम पुराना ड्राफ्ट में देखे हैं, कॉमन प्रेयर भी देखे हैं, प्रोवेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाए, और कहीं ऑल्टरनेटिव लोग मांगते हैं प्रोवेट और एलए ग्रांट कर दिया जाए। उसकी वजह है कि क्लैरिटी नहीं रहने के कारण वकीलों के द्वारा भी पिटीशन में गलत प्रेयर लिख दिया जाता है। तो अगर प्रोवेट के लिए अप्लाई किया और विल के आधार पर अप्लाई किया, नेम्ड और अपॉइंटेड एक्सक्यूटर नहीं है, बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन नहीं है एक्सक्यूटर, तो स्टेट में वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मान लिए कि प्रोवेट के लिए अप्लाई किया जाएगा और नेम्ड एक्सक्यूटर नहीं है या इम्प्लाइडली एक्सक्यूटर नहीं है, लेकिन वो लीगेटी है, बेनिफिशियरी है, तो प्रोवेट के जगह पर उसको ले मिल जाएगा। हालांकि उसने प्रेयर किया है प्रोवेट का, तो कोर्ट को न्याय के हित में ये एक्सप्लेन करते हुए कि प्रोवेट के लिए इंटाइटल नहीं है, सेक्शन 222 बार करता है, इसलिए 220 के ध्यान में रखते हुए इनको प्रोवेट नहीं दिया जा सकता है। इनका प्रेयर है जो एलए ग्रांट होता है, इनका प्रेयर के लिए एलए के लिए इंटाइटल है, एलए ग्रांट किया था। तो प्रेयर किया प्रोवेट का तो कोर्ट ग्रांट कर देगा एलए। ये ऑल्टरनेटिव है, ये इक्विटेबल रिलीफ है, मिल जा सकता है कोर्ट के जुडिक्शन में, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कभी कभी ऑल्टरनेटिवली मांगा जाता है आइदर प्रोवेट और एलए, तो क्लियर है तो कोर्ट उसको समझेगा कि प्रोवेट के लिए इंटाइटल नहीं है, हाउएवर इज इंटाइटल फॉर एलए, एलए को मिल जाएगा। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। लेकिन दोनों नहीं मिल सकता है, और आपका ये कहना ठीक है शर्मा जी, और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का तो सवाल नहीं है, तो वो रिडंडेंट है, तो उसको फिर एग्जामिन किया जाएगा, वो एग्जामिन किया जाएगा कि एक्चुअली क्या है, तो फिर उस स्टेज में भी देखा जाएगा। सील तो लग गया, जेन्युइननेस का सील तो लग गया, प्रोवेट भी हो गया और एलए भी हो गया, तो दोनों नहीं होगा, दो में से एक ही होगा। फिर दो तरह का सर्टिफिकेट इशू हो ही नहीं सकता है, रूल ऐसा है ही नहीं है, सिविल कोर्ट रूल्स प्रेस्क्राइब करता ही नहीं है कि प्रोवेट भी होगा एलए भी होगा। हालांकि हमने देखा है जानकारी के अभाव में सिजदार लोग को भी जानकारी नहीं है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट जज लोगों को जानकारी नहीं है, नए नए लोग जो आए हैं, तो हमने ऐसा भी देखा है कि आदेश हुआ प्रोवेट का, लेकिन जो सर्टिफिकेट इशू किया गया वो नालंदा जिला का ही केस है, वो भी उसके अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किए हुए हैं। उस सक्सेशन सर्टिफिकेट कर दिया, सक्सेशन सर्टिफिकेट का अलग फॉर्मेट है, और ऑर्डर में है कि प्रोवेट इज ग्रांटेड, ऑफिस जो इशू किया है उस सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया। सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है डेथ एंड सिक्योरिटीज के लिए, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए नहीं होता है। विल होता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए, और प्रोवेट एलए होता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। इसलिए सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करना एकदम गलत है। तो ऐसी गलती हो रही है, तो हमको हो सकता है आपका कहना सही हो, अगर आपने देखा होगा किसी केस में कि प्रोवेट और एलए दोनों ग्रांट कर दिया, तो वो गलत है। लेकिन तब ये है कि इंटायर ऑर्डर उसका विदाउट जुडिक्शन नहीं है, या वॉइड एब इनिशियो नहीं है, और मिसकैरेज तो नहीं कहा जा सकता है। जेन्युइननेस अगर प्रूव्ड है, क्योंकि ऑर्डर में तो लिखा जाएगा, विल में प्रोपाउंडर ऑफ द विल को सब प्रूव करना पड़ता है कि टेस्टेटर वाज ऑफ साउंड डिस्पोजिंग माइंड, और ही एक्सक्यूटेड द विल वॉलंटरली आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल एंड वोल्यूशन विदाउट एनी ड्यूरेस कोर्सन अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये सब होगा, द विल इज फ्री फ्रॉम एनी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस and the will has been validly executed and it has been validly attested at least by 2 attesting witnesses. So according to section 63 Indian Succession Act and section 68 Evidence Act, will को प्रूव करना पड़ता है, प्रोपाउंडर ऑफ द विल को, तो ये एक्सक्यूशन एंड अटेस्टेशन प्रूव करना पड़ता है, और इट इज फ्री फ्रॉम एनी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। ये 3 मैटर जब प्रूव हो गया तो कोई भी प्रोवेट कोर्ट पिटीशन अलाउ करेगा, अलाउ कर देगा, यानी कि कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट द बेल इज जेन्युइन एंड इट हैज बीन लीगली एंड वैलिडली एक्सक्यूटेड एंड अटेस्टेड। अब उससे गलती हो गई तो ये गलती है, ये कंडोनेबल है, इसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं कहा जाएगा। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तब होगा जो कोर्ट ने एकदम गलत ऑर्डर कर दिया और वो ऑर्डर विदाउट जुडिक्शन है। कोर्ट को तो जुडिक्शन है, विल है ही है, विल के आधार पर प्रोवेट भी हो सकता है और एलए भी हो सकता है। तो अगर प्रोवेट का कंडीशन है, यानी 222 का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तब वो माना जाएगा कि प्रोवेट है। अगर 222 का कंडीशन नहीं फुलफिल हो जाएगा तो उसको माना जाएगा कि एलए है। तब प्रोसीजर में फॉर्मेट में थोड़ा गड़बड़ी है, तो फॉर्मेट को सुधार किया जा सकता है, या दैट फॉर्मेट कैन बी ट्रीटेड एज एलए।
तो ये बाद में करेक्शन हो सकता है अगर ऐसा है तो। इसलिए मेरे ख्याल से शर्मा जी का ये प्रश्न जो है हमने उसको आंसर कर दिया। शर्मा जी इसको अप्रिशिएट करेंगे। मेरा व्यू स्टेट में ऐसा नहीं है कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है। ऐसा हमको एक केस याद पड़ता है, नवादा में एक एडीजे थे के सिंह, अभी वो रिटायर कर गए, बाद में चले गए किशनगंज वगैरह, कहाँ वो खगड़िया के डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद रिटायर कर गए। तो वो मेरा कई क्लास अटेंड किए थे प्रोवेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। उनके पास एक केस था जो कि ट्रांसफ़र होकर के नवादा में गया था, और उसमें उनको जजमेंट के दिन उनके पास आया, सारा एविडेंस उन्होंने देखा, पढ़ लिया, जजमेंट लिखने लगे तो उनको डाउट हुआ तो वो कन्फ्यूज़न में आ गया, हमको फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने पूछा कि इसमें क्या करना चाहिए। तो उनका पूछने का प्रश्न यही था कि ये प्रोवेट का पिटिशन फाइल हुआ है, प्रेयर है प्रोवेट का, लेकिन अपॉइंटेड एक्सक्यूटर नहीं है। 222 के हिसाब से पिटिशनर जो है न नेम्ड एक्सक्यूटर है, न नेसेसरी इम्प्लीकेशन से एक्सक्यूटर होता है। तो हम ये पिटिशन को रिजेक्ट करने जा रहे हैं, क्या किया जाए। तो हम कहा नहीं, अब इस स्टेज में आप रिजेक्ट नहीं कीजिए, ये इनजस्टिस हो जाएगा। आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये इस कंडीशन में लास्ट स्टेज में ही डिटेक्ट हुआ है, नोबडी डिटेक्टेड इट एंड द प्रोसीडिंग प्रोसीडेड एज इफ इट इज फॉर ए ग्रांट ऑफ प्रोवेट। प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं, दोनों का प्रोसीजर एक ही है। आप कोर्ट, दोनों का कोर्ट भी एक ही है, जुडिक्शन भी एक ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको ऑर्डर में क्लैरिफाई कर दीजिए, सिंस द पिटिशन वाज फाइल्ड फॉर ग्रांट ऑफ प्रोवेट, एविडेंस वाज आल्सो एड्यूस्ड ऑन दैट बेसिस, एंड after examination of the contents of the will it appears that there is no named executor in the will, and the petitioner is also not named as executor in the will, nor by necessary implication it appears that probate petitioner was appointed executor by necessary implication. Therefore, he is not entitled to have a certificate of probate in his favor, though he has proved successfully genuineness and correctness of the will, its valid execution and attestation. Therefore, in the interest of justice and the facts and circumstances of the case, is prayer for grant of probate is refused, and the alternatively letter of administration is granted. Because both are granted of the will, annexed with the will, means the main is contents of the will. The property which has been bequeathed will pass on to the testamentary heirs as per the terms and conditions mentioned in the will itself, and either the certificate of probate or the certificate of letter of administration, both will only prove genuineness, correctness, legality and validity of the will, and the contents of the will shall prevail. It will only supplement the correctness and genuineness. That makes no difference. If it is not a probate, it is LA, it is workable and it is well and good. So in that case, on my suggestion, he has allowed the petition, and instead of granting probate and instead of dismissing probate case, he has allowed the application and granted letter of admission. This was the right approach. I remember a case which arose in a Bombay High Court. A full bench decision was challenged before the Supreme Court, and at last stage in the Supreme Court has allowed the prayer, because in that case a probate was filed, but the petitioner was not a named executor, or as per the section 222 impliedly an executor. However, the petition was contested by single bench before a single bench of the Bombay High Court. Then the matter was contested before the LPA bench. LPA bench also rejected the prayer. The matter went to the Supreme Court. Supreme Court, and the dispute continued about more than 20 years. Supreme Court has taken note of this aspect of the matter, and lastly concluded that under wrong notion an application for grant of probate was filed. It should have been a petition for grant of letter of administration. However, in the special and peculiar facts and circumstances case, the propounder of the will has successfully proved the genuineness and correctness of the will, and therefore on technical issue
he cannot be driven out of the court. Instead of granting a probate, letter of administration is being granted. So that is a very good judgment on this line, and there are other judgments of other high courts also. I have pleaded in so many cases before the Patna High Court, and there is a reported case in which also this matter has been considered by Justice Mugesar Rao, Rakesh Bihari Saran versus Dr. Alka Saran. Dr. Alka Saran was my client. In that case, this matter has been dealt with. So I think this point is very clear to all of you, especially Mr. Sharma जी, आपके लिए स्पेशली ये हमने आपको ये कोट किया है, क्योंकि आप बहुत समझ करके चुन करके प्रश्न लाते हैं, खोज करके लाते हैं, ये आपको मिल जाता है, पता नहीं। लेकिन हमारा जहाँ तक ही कहना है कि ये ग्रांट करने से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि डिप्राइव नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ऑर्डर होता जो डिप्राइव हो जाता, अगर कोई व्यक्ति कोई राइट, उसको स्टैट्यूटरी राइट है और वो राइट कोर्ट के गलती से वो डिप्राइव हो जाता है, तब उसको मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहते हैं। अगर कोर्ट को कोई जुडिक्शन है और जुडिक्शन का प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करता है और जिससे फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाता है या उसका रॉन्ग एक्सरसाइज करता है, तब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। तो जस्टिस के दिया गया तो उसके पास तो इनजस्टिस हो गया और रेमेडीलेस हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो रेमेडीलेस हो जाएगा। इसलिए वैसा नहीं है। आई ऑर्डर दिस ऑर्डर कैन बी करेक्टेड बाय द सेम कोर्ट आल्सो, and correct certificate can be also issued. There is a provision for correction and rectification, just like correction and rectification of judgment and decree. दूसरा क्वेश्चन है शर्मा जी का, बड़ा ही भी एकेडमिक है और इम्पोर्टेंट है। इस पर बात तो बहुत किया करने का स्कोप है, लेकिन चूंकि आप बहुत प्रबुद्ध श्रोता है, विद्वान व्यक्ति है, आप VVI कैटेगरी में हमारे श्रोता में हैं, VVIP हैं, इसलिए हम 2 लाइन में कहना चाहेंगे। आपका प्रश्न है जो जनरल सभी जुडिशियल ऑफिसर और एडवोकेट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हाईली टेक्निकल है। वेदर एविडेंस एक्ट इज ए प्रोसीड्यूरल लॉ और सब्सटेंसिव लॉ। एक लाइन में अगर कहा जाएगा तो जवाब मेरा है कि इट इज ए प्रोसीड्यूरल लॉ। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि डिफिनेशन कहाँ मिलेगा, सब्सटेंसिव लॉ किसे कहते हैं और प्रोसीड्यूरल लॉ किसे कहते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड अदर ट्रीटीज में आपको मिलेगा, डिफिनेशन मिलेगा कि सब्सटेंसिव लॉ उसको कहते हैं जिसके द्वारा राइट, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी बिस्टो किया जाता है, असाइन किया जाता है, सब्सटेंसिव राइट क्रिएट किया जाता है या ड्यूटी क्रिएट किया जाता है या ऑब्लिगेशन क्रिएट किया जाता है, वो सब्सटेंसिव लॉ हुआ। और प्रोसीड्यूरल लॉ हुआ किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। और प्रोसीजर जैसे CRPC और IPC प्रोसीजर है, क्योंकि नाम लिखा हो प्रोसीजर, ये प्रोसीड्यूरल लॉ है, इसलिए सब लोग आसानी से समझते हैं। एविडेंस एक्ट में कुछ प्रोविजन ऐसा है जिससे लगता है कि ये सब्सटेंसिव लॉ है, लेकिन ये भी प्रोसीड्यूरल लॉ है, क्योंकि एविडेंस एक्ट प्रेस्क्राइब रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल ऑफ एविडेंस, हाउ एनी एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर हमको देना है तो कैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे, ओरल एविडेंस देंगे तो कैसे ओरल एविडेंस देंगे, तो उसका प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये कैसे होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, ये सब बहुत सारा चीज़ है। केस प्रूफ, केस नॉट प्रूफ्ड, केस डिसप्रूव्ड क्या है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स क्या है, बहुत सारा चीज़ है, इसमें सब प्रोसीजर लॉ है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, उसके अगेंस्ट में, तो इसको ये कहा जा सकता है एडजेक्टिव लॉ भी है, ये प्रोसीजर लॉ भी है और एडजेक्टिव लॉ भी। इसलिए नट सेल में कहा जाएगा, अगर ये और रिसर्च का विषय है, सब्सटेंसिव लॉ में सब्सटेंसिव प्रोविजन रहता है जिसमें राइट, ऑब्लिगेशंस है, जैसे कि अब कोई TP एक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये सब एक्ट में कोई सर्टेन राइट्स दिया हुआ है पार्टीज का, और उसी हिसाब से उसको राइट क्रिएट होता है और उसका ऑब्लिगेशन है। जैसे कोई बेच रहा है तो बायर का क्या राइट एंड ऑब्लिगेशन है, सेलर का क्या राइट एंड ऑब्लिगेशन है, किसका क्या ड्यूटी है, वो उसमें मिले। कोई लीज कर रहा है तो उसका क्या ऑब्लिगेशन है,
लेसी का क्या राइट है, कौन सा राइट उसको कन्फर होता है लीज से। कोई मॉर्गेज कर रहा है तो मॉर्गेजी का क्या राइट है, मॉर्गेजर का क्या राइट है, किस तरह के मॉर्गेज में क्या राइट है। तो जो भी सब्सटेंसिव लॉ है वो सब्सटेंसिव लॉ में राइट्स, एब्लिगेशन एंड ड्यूटी सब क्रिएट किया जाता है बाई स्टैट्यूट। इसलिए इट इज ए क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट। अगर वो नहीं रहता, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बेचता है, कोई वेंडर किसी को ज़मीन बेचता है और वो ज़मीन पर कब्जा नहीं देता है, तो वेंडी का राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या है, वो पोजीशन लेने का उसका राइट एंड ऑब्लिगेशन, उसका राइट है कि पोजीशन ले लेगा थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट नहीं रहता और राइट वेंडी को नहीं रहता, उस सब्सटेंसिव राइट, तो पोजीशन नहीं ले सकता था। इसलिए वो राइट क्रिएट किया गया और वेंडर के लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट किया गया। अगर आपने बेचा है तो आपको देने का ऑब्लिगेशन है कि आप उनको पोजीशन डिलीवर कीजिए। अगर आप पोजीशन डिलीवर नहीं कीजिए तो थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट पोजीशन डिलीवर। उसी तरह से मान लीजिए कोई एग्रीमेंट फॉर सेल करता है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल करता है तो उसमें प्रॉपर्टी पर तो कोई राइट होता नहीं है और बाद में मुकर जाता है, तो वही राइट एक क्रिएट करता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल डज नॉट क्रिएट एनी राइट इन प्रॉपर्टी, but it creates a right in persona. That persona means it a personal right created in favor of the person in whose favor contract was executed, and that person is entitled to get a sale deed executed through the process of court. तो वो पर्सनल राइट जो क्रिएट हुआ सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजो के हिसाब से, 54, 55, 54 सेक्शन जो है इस सब के हिसाब से जो राइट क्रिएट हुआ उसको इन्फोर्स। तो इसलिए ये सब्सटेंसिव लॉ है। तो हर सब्सटेंसिव लॉ में देखिएगा कुछ न कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज है, इसलिए वो सब्सटेंसिव लॉ है। वेयर एज एविडेंस एक्ट इज ए प्रोसीजर लॉ एंड सम हियर सम प्रोविजन अपीयर्स टू बी एडजेक्टिव लॉ। कुछ एडजेक्टिव लॉ है, इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट है और आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला प्रश्न आता है, संतोष कुमार मधुबनी का है। ये भी हमको लगता है कि जरूर वकील है। अब बहुत तरह तरह का प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन इन क्या करते हैं इनका कभी नहीं इन्होंने पूरा डिटेल लिखा। और अभी का प्रश्न इनका बहुत शॉर्ट है, बहुत सारा प्रश्न का तो व्हाट्सएप पर जवाब भी दे दिए हैं और पहले का प्रश्न का पुराने लेक्चर में हो गया है। इनका शॉर्ट प्रश्न है, इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में चौहद्दी रहता है, यानी कि बाउंड्री में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों हद में नाम लिखा रहता है, जबकि आरएस खतियान में 2 हद्दी रहता है, यानी कि 2 तरफ का हद रहता है, बाउंड्री में चारों तरफ नहीं रहता। तो इसका क्या कारण है? ये कारण तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चौहद्दी देने का है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी कारणवश जिस समय खतियान बना रहा है उसको वहाँ पर नाम नहीं मिला होगा, चारों पट्टी का नाम नहीं मिला होगा उस समय, तो 2 पट्टी का छोड़ दिया होगा। 2 ही तरफ से अगर आइडेंटिफाई हो रहा होगा तो छोड़ दिया होगा। लेकिन रूल और लॉ में ऐसा कहीं नहीं हमने देखा है कि 2 ही तरफ दिया जाएगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक और एडवोकेट है, ये एडवोकेट साहब भी बहुत सा प्रश्न किए हैं, बहुत सा डॉक्यूमेंट भेजे हैं और ये अपना नाम लिखते हैं एसपी सिंह, पटना हाई कोर्ट। और एक बार व्हाट्सएप पर किए, ही वांट्स टू टॉक। हमने उनको व्हाट्सएप पर जवाब ही दिया, टाइम मांगे तो टाइम ही दिया, लेकिन उन्होंने कोई फिर हमसे बात नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए एसपी सिंह जी को हम अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमसे बात करना हो, क्योंकि आप पटना हाई कोर्ट में हैं, पटना ही में रहते हैं, अगर कोई विशेष बात हो तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। अगर ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं, फ़ोन से कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप बात कर सकते हैं। उसी तरह से एक प्रशांत है, इनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इंडियन सक्सेशन एक्ट से ही संबंधित है। रिलीफ अंडर सेक्शन 192 इंडियन सक्सेशन एक्ट किसको मिल सकता है और इसका क्या प्रावधान है और कैसे मिल सकता है, इसके बारे में पूरा ही जानना चाहते हैं। हालांकि इनको भी अपना कई केस वगैरह है, आप केस के बारे में भी समय लिए हैं और व्हाट्सएप पर बहुत सा चीज़ पूछे हैं, हमने उनको जवाब दिया है। रेगुलर पूछते रहते हैं, लेकिन ये अपना पूरा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह और प्रोफेशन नहीं दिए हैं। फिर भी हमको लगता है कि ये एडवोकेट ही हैं,
क्योंकि सेक्शन 192 इंडियन सक्सेशन एक्ट का प्रयोग बहुत कम होता है और बहुत कम लोग जानते हैं, इसका इस्तेमाल भी कम होता है। और इसका प्रावधान इंडियन सक्सेशन एक्ट में खास उद्देश्य से बनाया गया है। अब सुन लीजिए, इसके बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके अलावे प्रशांत जी और भी जो श्रोता सुन रहे हैं, खास करके शर्मा जी सुन रहे हैं, आप इस सब प्रश्न पूछते हैं, आपका ध्यान इस पर गया है कि नहीं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। शायद आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आवे तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या आप किसी को बता सकते हैं, या और एडवोकेट लोग जो अभी हाल फिलहाल हमारा लेक्चर सुने हैं और जो प्रश्न किए हैं, उनके लिए भी जानकारी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये अलग से एक चैप्टर बना दिया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट में, और इसका है पार्ट 7। पार्ट 7 में प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज करके हेडिंग है। अगर कोई व्यक्ति मर गया, प्रॉपर्टी छोड़ के मर गया, उसका प्रोटेक्शन का जवाबदेही क्या है, किस पर है जवाबदेही, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज को पावर दिया गया है। उसका कोई कब्जा कर लेता है नाजायज, तो उसको कब्जा हटाने का, या कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तो कब्जा करने से रोकने का, ये कानूनन अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को दिया। ये शॉर्ट रेमेडी है, शॉर्टकट और समरी रेमेडी है। जैसे सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है कि कोई आदमी नाजायज कब्जा में है, नाजायज तरीके से कब्जा में है, तो उसको आप ज़बरदस्ती हटा नहीं सकते हैं, आपको समरी प्रोसीडिंग में जा करके कोर्ट के थ्रू उसको हटा सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई डिसीज है, कोई आदमी मर गया है, अब इसमें दोनों चीज़ है, वो आदमी मर गया है, इंटेस्टेट मर गया है तो भी, और टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट छोड़ के मरा है, दोनों में ही अप्लाई करेगा। कभी कभी लोग कंफ्यूज करते हैं, अगर सेक्शन 192 को गौर से पढ़ा जाएगा तो वहाँ वर्ड आया है सक्सेशन, तो सक्सेशन का मतलब दोनों होता है, टेस्टामेंट्री सक्सेशन या इंटेस्टेट सक्सेशन, दोनों सक्सेशन होता है। अगर टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है तो जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से जो सक्सेसर बहाल हो गया उसको टेस्टामेंट्री सक्सेसर बोलते हैं। अगर इंटेस्टेट है, बिना कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के मर गया कोई व्यक्ति, तो उसको इंटेस्टेट सक्सेसर बोलते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट इंटेस्टेट सक्सेशन की बात करता है और इंडियन सक्सेशन एक्ट टेस्टामेंट्री सक्सेशन की बात करता है। तो मान लीजिए दोनों, एक व्यक्ति है, उसके पास 100 बीघा जमीन, वो मर गया और उसका ज़मीन पर कोई व्यक्ति नाजायज कब्जा करना चाह रहा है, तो उस कब्जा से बचाने के लिए, या कब्जा कर दिया उसके कब्जा से छुड़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को पावर दिया गया। तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कौन जाएगा, किसको पिटीशन कौन फाइल करेगा, कौन कम्पिटेंट है, तो जिसको राइट टू सक्सेशन होता है, डिसीज्ड के प्रॉपर्टी में जिसको राइट टू सक्सेशन है, यानी उसका वारिस, तो वारिस दोनों हो गया। इसीलिए हमने कहा कि अगर टेस्टामेंट्री है, अगर विल लिखा हुआ है, तो जो विल के अंदर लीगेटी है वो जाएगा, या अगर कोई अपॉइंटेड एक्सक्यूटर है तो वो भी जा सकता है, लीगेटी भी जा सकता है। या अगर कोई विल नहीं है और वो वारिस के कैटेगरी में आता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसका वारिस है, या अगर मोहम्मदन है, मोहम्मदन लॉ के हिसाब से उसका वारिस है, या और जिस पर्सनल लॉ से गाइड होता है उसके हिसाब से वो हेयर है, सक्सेसर है, प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट डिसीज के प्रॉपर्टी में आता है, तो वो जा करके अप्लाई कर सकता है। तो एक पिटिशन फाइल करेगा सेक्शन 192 में डिस्ट्रिक्ट जज का, और उस पर डिस्ट्रिक्ट जज समरी इंक्वायरी करेगा। जैसे कंप्लेंट पिटिशन फाइल होता है, उसमें एसे पर एग्जामिनेशन होता है, सोलेम अफर्मेशन पर, उसी तरह से जो पिटिशनर होगा उसका ओथ पर एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ पिटिशन में जो कॉन्टेंट्स दिया हुआ है सही है, डिसीज का प्रॉपर्टी है और डिसीज के प्रॉपर्टी पर खतरा है, कब्जा कर लिया है या कब्जा करने जा रहा है, और जो पिटिशनर है ई सक्सेसर है, इसको इंटरेस्ट पहुंचता है, चाहे टेस्टामेंट्री सक्सेसर हो या इंटेस्टेट सक्सेसर हो, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए वो एक्शन ले सकता है। उसमें वो इंक्वायरी करेगा और जो रॉन्ग डूअर है उसको नोटिस करेगा। 193 में इंक्वायरी का प्रोविज़न है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेक्शन 205 जो है वो 6 मंथ्स लिमिटेशन प्रेस्क्राइब करता है। वो सेक्शन 6 मंथ्स का लिमिटेशन है, डिसीज के मरने के 6 महीना के अंदर वो पिटिशन फाइल होना चाहिए। या तो कब्जा कर लिया तो फाइल होगा, या कब्जा करने जा रहा है तो भी फाइल होगा, लेकिन लिमिटेशन स्टार्ट होगा डिसीज के डेट ऑफ डेथ से 6 महीना।
6 महीना के बाद लिमिटेशन लग गया, अगर लिमिटेशन लग गया तो फिर कंडोनेशन का प्रेयर करना होगा। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से कंडोनेशन का पिटीशन दिया जाएगा, तो उसको कंसीडर करके हो सकता। अब ये जो पावर डिस्ट्रिक्ट जज को है, वो कंकरेंट पावर जैसे प्रोवेट और एलए का हाई कोर्ट को है, वो हाई कोर्ट कोई पावर नहीं है, क्योंकि वो प्रोवेट और एलए अलग चैप्टर में ग्रांट होता है, और ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अलग चैप्टर में है, और डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन और इस डिस्ट्रिक्ट जज के डोमेन में है। उसकी खास वजह ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट जज के जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी है, उसी के जुरिडिक्शन में उसको ये अधिकार दिया गया है, यानी कि उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में अगर है तो उसको स्टैट्यूटरी पावर दिया गया है। तो आपका प्रश्न जो प्रशांत जी है, वो रिलीफ किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका जवाब यही है कि एक स्मॉल समरी केस ही समझिए होता है। 192 का पिटीशन जो फाइल होगा, वो पिटीशन के रूप में रजिस्टर होगा या मिसलेनियस केस के रूप में रजिस्टर होगा, और उस पर एसए में एग्जामिनेशन होगा। एसए में एग्जामिनेशन के बाद वो एडमिट होगा, एडमिट होने के बाद नोटिस जाएगा, रॉन्ग डूअर जो है, जो कब्जा कर लिया है, उसका शो कॉज आएगा। शो कॉज आने के बाद दोनों पार्टी का इंक्वायरी में एविडेंस होगा। एविडेंस के बाद कोर्ट उसमें फाइंडिंग देगा और पाएगा कि ये नाजायज़ कब्जा किए हुए है, तो उसको कब्जा हटाने का डायरेक्शन देगा, और जिस दिन के अंदर डायरेक्शन के अंदर दिया गया, डायरेक्शन के अंतर्गत मान लीजिए 1 महीना के अंदर दिया, 2 महीना के अंदर दिया डायरेक्शन की खाली की नहीं खाली करेगा, तो कोर्ट से दखल दहानी जारी है किया जाएगा। अगर मान लीजिए वो दखल नहीं किया है, दखल करने जा रहा है, तो उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा, दखल करने से रोक दिया जाएगा। और कोर्ट को क्यूरेटर बहाल करने का अधिकार है प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर बहाल होता है, जैसे रिसीवर बहाल होता है, उसी तरह से कोर्ट क्यूरेटर बहाल कर सकता है उस प्रॉपर्टी के लिए। अब क्यूरेटर को सारा अधिकार मिलेगा, क्यूरेटर को कब्जा दखल मिलेगा, फिर क्यूरेटर जा सकता। इसलिए ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। इसकी वजह है कि ये प्रचलन में नहीं है, जानकारी के अभाव में ऐसा केस होता है, लेकिन लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जब प्रोवेट हो जाएगा तब फिर बाद में टाइटल सूट करते हैं कब्जा लेने के लिए। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, ये मिसलेनियस पिटीशन से 192 में ही कब्जा लिया जा सकता है। तो आज का जो जितना भी प्रश्न है, मेरे ख्याल से सभी का उत्तर हमने दे दिया है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।